हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू सेशन। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब कल्चरल एप्रोप्रिएशन को समझने से पहले हम पहले कल्चर को समझते हैं कि कल्चर बेसिकली होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखिए, कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग। ओके, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। हमारा फूडिंग हैबिट क्या है, हमारा ड्रेसिंग पैटर्न क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, मॉरल्स, कस्टम्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। और कल्चर के भी दो पार्ट होते हैं, दो सब पार्ट होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक होता है हमारा मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट को आप टेंजिबल पार्ट भी बोल सकती है कल्चर का, जैसे कि फूडिंग हैबिट, हमारा ड्रेसिंग पैटर्न, कैसा आर्किटेक्चर है हमारे ग्रुप का, हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर क्या होता है, जैसे कि हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, मॉरल्स, लॉज, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे सोचने का नजरिया क्या है। दीज आर कॉल्ड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर और इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कल्चर। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अभी कल्चरल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, देखिए, I'll try to explain it to you with a brief story. Suppose एक ग्रुप है और ये जो ग्रुप वन है, it has an expertise in certain product. कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, सपोज ये प्रोडक्ट जो बना रहा है ये शूज बना रहा है, ओके। और इस जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी वन है, इनकी शूज बनाने में एक्सपर्टीज है। जनरेशन ऑन जनरेशन पीपल हैव बीन पासिंग ऑन दैट स्किल कि कैसे अच्छा एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी शूज बना सकते हैं। सो दे हैव दिस एक्सपर्टीज है एंड नोबडी कैन मैच, जैसा वो शूज बना सकते हैं, नोबडी कैन मैच दैट क्वालिटी। ओके, कैसा उनका प्रोसेस है, किस प्रोसेस को फॉलो करके दे आर गिविंग दैट क्वालिटी शूज, नोबडी कैन मैच दैट पर्टिकुलर शूज क्वालिटी। नाउ सपोज कोई दूसरा ग्रुप आता है, ठीक है, दूसरा ग्रुप या पर्टिकुलर इंडिविजुअल आता है। व्हाट हैपन, आपके यहाँ पे शूज का जो भी डिजाइन है, एक पर्टिकुलर डिजाइन के लिए वो फेमस है, उसी डिजाइन को ये ग्रुप या इंडिविजुअल कॉपी कर लेता है, एज अ फर्स्ट कॉपी बना लेता है और उसको फिर मार्केट करने लगता है। और यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है या इंडिविजुअल है, वो आपको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं कि जो डिजाइन है, जो ये डिजाइन मार्केट कर रहे हैं, वो डिजाइन बेसिकली प्रेरित है, इन्फ्लुएंस है आपकी डिजाइन से। वो डिजाइन जो आपने जनरेशन ऑन जनरेशन सीखा है, उस पर मास्टरी की है। सो अगर आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपको उस चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हाउ विल यू फील, आपको कैसा लगेगा? नाउ दैट इज कॉल्ड कल्चरल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब मैं आपको कुछ यहां पे केस स्टडीज दिखाऊंगा। केस स्टडीज बहुत हैं, लेकिन सिंस देयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड केस स्टडीज दिखाऊंगा जहां पे कल्चरल एप्रोप्रिएशन हो रहा है। और कल्चरल एप्रोप्रिएशन इज बीइंग डन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे आर एप्रोप्रिएटिंग सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कल्चर फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, कल्चर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि कुछ सर्टेन ट्रेड्स ऑफ कल्चर वो ले रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज विदाउट गिविंग और विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ परमिशन, विदाउट कॉन्सेंट, बिना किसी परमिशन के वो एलिमेंट्स, कल्चरल ट्रेड के एलिमेंट्स को अपने आप उसको पिकअप कर ले रहे हैं और उसका कोई क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, जो ओरिजिनल सोर्स से ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, एक इटालियन ब्रांड है बुल्गारी। ये क्या है, ये इन्होंने एक अपना ज्वेलरी ब्रांड है, उन्होंने अपना एक ज्वेलरी शोकेस किया था, इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नाउ दैट ज्वेलरी वाज एग्जैक्ट रेप्लिका और काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस फ्रॉम द मंगलसूत्र। अब देखिए, मंगलसूत्र जो हिंदू ट्रेडिशन में इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, हिंदुइज्म इसका लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेकिन कहीं भी इस ब्रांड ने इन्होंने कहीं भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहां पे हिंदुइज्म को या फिर ये नहीं बताया कि हमारा ये जो डिजाइन है ये मंगलसूत्र से कहीं ना कहीं इंस्पायर है। तो इट इज व्हाट, इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज क्रेडिट दिया ही नहीं गया। ओके, क्रेडिट दिया ही नहीं गया। उसी के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा जारा। जारा इज अ वेरी फेमस ब्रांड, ठीक है। उन्होंने अपने अलग अलग जब अपने फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस किए, तो वहां पे उन्होंने
देखिए एक फैब्रिक्स भी इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली एक न्यू स्कर्ट काइंड ऑफ अ फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया, और ये जो फैब्रिक है इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू इंडिया में जो लोग बात करते हैं लुंगीज की, ठीक है। और वहां पे भी इन्होंने कहीं भी नहीं इस चीज को अप्रिशिएट किया या फिर क्रेडिट दिया कि हमने जो यहाँ पे स्कर्ट इंट्रोड्यूस की है इट इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन अटायर कॉल्ड लुंगी। तो अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल और यू कैन से टिपिकल केस ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट ही नहीं दिया जा रहा है। और ये देख रहे आप क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज दे आर पिकिंग, जो भी उनको कल्चरल ट्रेट अच्छा लग रहा है वो उसको पिकअप कर ले रहे हैं और अपने कल्चर में उसको इम्बाइब कर ले रहे हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ क्रेडिट। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां पे क्या है, अगेन गुची बहुत ही फेमस ब्रांड है। नाउ दे वर अक्यूज्ड ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन ओवर इंडियन टर्बन, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या है, इसका एक अलग केस आएगा, मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे क्या है कि देखिए व्हाट दे आर डूइंग इज कि जनरली जो टर्बन है इट इज एसोसिएटेड विद सिखिज्म, ठीक है, और वहां पे मेन लोग होते हैं जो टर्बन पहनते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस अटायर टर्बन विदाउट गिविंग क्रेडिट, और यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं बोला कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिखिज्म, ठीक है, कहीं भी कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है, राइट। तो अगेन इसका एक अलग से कंट्रोवर्सी हुई थी। प्लस यहां पे क्या है, टर्बन क्या एक फीमेल को पहनाया गया है, राइट। तो मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे कोई पर्टिकुलर जो कल्चरल ट्रेट है अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से उठाया जाता है, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अगर उस कल्चरल ट्रेट को प्रैक्टिस कर रहा है तो वहां पे इट इज ऑलवेज ऑस्ट्रेसाइज्ड, उसको बहुत ही नीची निगाहों से देखा जाता है, ठीक है, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड। लेकिन वही अगर कल्चरल ट्रेट इज एक्चुअली प्रैक्टिस बाय द डोमिनेंट कल्चर तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड होता है, ठीक है। यही चीज यहां पे भी आप देख सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट द सिख्स इन द फॉरेन लैंड, लेकिन उन्हीं का कल्चरल ट्रेट नाउ बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ ही कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स, अमेरिकन, यूरोपियन कल्चर्स जो हैं वो अलग अलग नेशंस के साथ भी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि लुई विटॉन बहुत ही फेमस ब्रांड है, दे फेस्ड एक्विजिशन ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कल्चरल एप्रोप्रिएशन ओवर $705 स्कार्फ इंस्पायर्ड बाय पैलेस्टीनियन किफिया, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जो अपना एक पर्टिकुलर अटायर पेश किया था लुई विटॉन ने, अगेन वहां पे एक्विजिशन लगा था कि पैलेस्टीनियन का एक पर्टिकुलर ड्रेस है, वहां से ये इंस्पायर हुआ है और कोई क्रेडिट उस चीज का नहीं दिया गया। और यहां पे भी क्या इशू आ रहा है कि जो पैलेस्टीनियन का जो पर्टिकुलर ड्रेस है वो बहुत ही चीप है, बट नाउ लुई विटॉन सिर्फ अपने ब्रांड का नाम यूज करके उसी ड्रेस को बहुत ही स्टैगरिंगली हाई प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग लुंगी की बात कर रहे थे, लुंगी आई थिंक 100, 150, 200 में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो वही गुची वॉज सेलिंग दैट लुंगी फॉर स्टैगरिंग 6,000 रुपीज, ठीक है। तो सिर्फ ब्रांड के यूज करके, बिकॉज उसका एक ग्लोबल नाम है, किसी पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेड या अटायर को यूज ले रहे हैं और उसको ब्रांड के नाम पे बहुत ही एक्सपेंसिवली बेच रहे हैं, और उसका कोई भी इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट ओरिजिनल सोर्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, अब देखिए हम लोग बात करें कल्चरल एप्रोप्रिएशन में, कुछ और भी अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। देखिए इंडियंस में क्या है, इंडियंस जनरली हम लोग बात करते हैं देसी नुस्खा के, ठीक है, हमारी दादी जी की, नानी जी के नुस्खे की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार है, तो हल्दी का दूध पी लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, स्टारबक्स आर बेसिकली सेलिंग हल्दी का दूध, ठीक है, एट ए स्टैगरिंग प्राइस, 25 गुना ज्यादा प्राइस। अगर हम लोग 20-30 रुपए में हल्दी दूध बन जाए तो 25 गुना ज्यादा प्राइस में उसको बेच रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड colonial rebranding of Indian health traditions। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देसी नुस्खे उसी को रीब्रांड कर दिया है वेस्टर्न कल्चर ने, और उसको फिर रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, और हम इंडियंस उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, हम इंडियंस उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो देखिए इस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, लाइक हल्दी दूध इज गोल्डन मिल्क स्टारबक्स
and one of the person who was having that golden milk says that it is sold at 25 times the price, राइट. सो कॉलोनियल रीब्रांडिंग कहीं ना कहीं हो रही है. उसके बाद आप ये देखिए अगेन गुची ने क्या किया, उन्होंने दे आर सेलिंग काफ्तान्स, उन्होंने फिर से अपना एक अटायर शोकेस किया यहां पे, और उस अटायर को दे वर सेलिंग एट ए स्टैगरिंग प्राइस ऑफ 2.5 लाख, 2.5 लाख में उस पर्टिकुलर अटायर को बेच रहे थे. अब अगर आप इस कुर्ती को देखेंगे, इट इज इंस्पायर्ड बाय जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन ट्रेडिशंस. और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर कुर्ती है ये 200-300 हजार के अंदर आराम से मिल जाती है. लेकिन अगेन गुची अपने ब्रांड का नाम यूज करके, ओके, एंड विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट कि ये जो फ्लोरल डिजाइन है इट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन ट्रेडिशंस, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपली दे आर मिंटिंग मनी. और कोई भी सोशल या इकोनॉमिक बेनिफिट जहां से ये इंस्पायर्ड हुआ है ये डिजाइन उनको नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल एप्रोप्रिएशन. इनफैक्ट आप इसको भी बोल सकते हैं कि कल्चरल एप्रोप्रिएशन तो कर रहे हैं लेकिन गलत सेंस में कर रहे हैं. तभी मैं बोलता हूं एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है. एप्रोप्रिएशन मतलब यू आर बेसिकली टेकिंग अवे सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर विदाउट एनी परमिशन. कोई कंसेंट नहीं ले रहे हैं जहां से ओरिजिनली वो कल्चरल ट्रेट ओरिजिनेट कर रहा है, कोई परमिशन ले रहे हैं, आप सिंपली एप्रोप्रिएट कर ले रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी यूज करते हैं कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन भी हो रहा है. ओके, कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन भी हो रहा है. अब यहां पे देखिए मैंने आपको भी कल्चरल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया है. तो कल्चरल एप्रोप्रिएशन जो है ये क्या है कि आप सर्टेन ट्रेड्स you are taking without certain traits picking without consent. But इसी का ही more deeper version, more serious version is cultural digestion. Cultural digestion. ठीक है. तो कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या कि आपने कुछ सर्टेन पर्टिकुलर ट्रेड्स उठा लिए. कल्चरल डाइजेशन में क्या है कि जो ट्रेड्स आपने उठाए उसकी ओरिजिनल जो रूट्स हैं उसको कंप्लीटली इरेज कर दिया. कंप्लीट इरोजन ऑफ कल्चर. तो कल्चरल ट्रेड्स जो भी उठाए उसको कंप्लीटली इरोड कर दिया, इरेज कर दिया उसकी हिस्ट्री को, और उसको कंप्लीटली एसिमिलेट कर लिया डोमिनेंट कल्चर ने. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल डाइजेशन. इट इज मोर सीरियस फॉर्म ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन. और जनरली यहां पे देखा गया है दिस इज प्रैक्टिस बाय प्रीडेटरी सिविलाइजेशन. प्रीडेटरी सिविलाइजेशन मतलब कि एक सिविलाइजेशन जो दूसरी सिविलाइजेशन को पूरी तरह बर्बाद कर देता है. ठीक है. जैसे यूरोपियन लोग बात करते हैं रोमन्स वर्सेस ग्रीक्स, राइट. और हम लोग बात करते हैं यूरोपियन कल्चर वर्सेस अमेरिकन कल्चर. तो हम लोग ऐसे बात करते हैं प्रीडेटरी सिविलाइजेशन. तो प्रीडेटरी सिविलाइजेशन में जनरली लोग क्या करते हैं कल्चरल डाइजेशन की बात करते हैं. कुछ कल्चरल ट्रेड जो उनको पसंद है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके सारे रूट्स, सिग्निफिकेंस, उसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था उसको कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, और उस कल्चरल ट्रेड को अपने जो कल्चर में इम्बाइब कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं. हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन कर लेते हैं. ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं. जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वी हैव आलू. ठीक है. हम लोग बात करते हैं मिर्ची की. ठीक है. अब देखिए जनरली हम लोग बात करते हैं, हमें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, पर जनरली देखा गया है कि जो अगर हम लोग हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ें तो जो आलू है, चिलीज हैं, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द पोर्तुगीज. ठीक है. बट वो इतना ज्यादा एसिमिलेट हो गया कि हमको लगता है कि ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही पार्ट है. ठीक है. इससे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो कल्चरल एप्रोप्रिएशन, कल्चरल डाइजेशन बहुत ही सीरियस फॉर्म कल्चरल एप्रोप्रिएशन का, और जनरली ये प्रैक्टिस किया जाता है प्रीडेटरी सिविलाइजेशन के थ्रू. ओके. अब हम लोग बात करते हैं कि रिसेंटली एक प्राडा की कंट्रोवर्सी हुई थी. प्राडा की कंट्रोवर्सी थी. प्राडा इज अ वेरी ग्लोबल रिनाउंड ब्रांड. अब यहां पे क्या हुआ था कि प्राडा जो है दे वर शोकेसिंग सम चप्पल्स, सम स्लीपर्स इन देयर फैशन. उनका जो भी फैशन शो रहा था वहां पे दे वर शोकेसिंग सम चप्पल्स. अब यहां पे क्या हुआ कि दीज चप्पल्स वेर एग्जैक्ट रेप्लिका, वो एग्जैक्ट रेप्लिका थे कोल्हापुरी चप्पल के. कोल्हापुरी चप्पल के एग्जैक्ट रेप्लिका थे. अब देखिए ये जो कोल्हापुरी चप्पल है दे हैव अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज. ठीक है. यहां पे क्या है कि अगर आप 12th और 13th सेंचुरी में जाएंगे
तो वहां पे जो किंग बिजल थे और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लिए चप्पल बनाई जाती थी स्पेशली इन द बिदार डिस्ट्रिक्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो कोल्हापुरी चप्पल है, इट हैज अ डिस्टिंक्ट इनका स्टाइल है, ठीक है। बहुत ही सिंगल स्ट्रैप ब्रेडेड लेदर्स हैं, बहुत ही स्टर्डी हैं ये चप्पल्स। और ये जनरली क्या होता है, अर्ली 12th और 13th सेंचुरी में रॉयल्टी के लिए बनाया जाता था, ठीक है। और कंटिन्यूसली वो जो कोल्हापुरी चप्पल है, दे हैव बीन मेड बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये जो कोल्हापुरी चप्पल है, इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है 2019 में, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इंटरनेशनल फोरम में जो प्राडा है, प्राडा ने बेसिकली एग्जैक्ट उसी का रेप्लिका, उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, कोल्हापुरी नाम कुछ ऐसा लिया नहीं, उन्होंने क्या किया कि इसी से इंस्पायर होकर चप्पल को अपने फैशन शो में शोकेस किया। और इससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी कि उन्होंने जब इस चीज को शोकेस किया, उसका एक भी क्रेडिट कोल्हापुरी चप्पल जो बनाते हैं उनको नहीं दिया। तो कोई भी इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को नहीं मिला। रीजन क्या है, जैसे कल्चरल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया था, हमेशा होता है मेजॉरिटी या डोमिनेटिंग कल्चर वर्सेस माइनॉरिटी कल्चर में। तो डोमिनेटिंग कल्चर यहां पे क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, और उनको लगता है कि वो कोई भी एलिमेंट्स उठा सकते हैं माइनॉरिटी कल्चर से और उसको अपने कल्चर में इम्बाइब कर सकते हैं, बिकॉज उनको कल्चर अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो वेस्टर्न कल्चर का जो सेंस है, कैसे वो ईस्टर्न कल्चर को देखते हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ अ एथनोसेंट्रिक बायसनेस कि हमारा कल्चर सुपीरियर है। वेस्टर्न वालों को लगता है हमारा कल्चर सुपीरियर है, ईस्टर्न कल्चर इज नॉट दैट गुड। लेकिन उसमें जो भी उनको पसंद आ रहा है वो टेस्ट उठा ले रहे हैं। अब यहां पे इसीलिए देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। एंड देयर वाज अ टर्म कॉल्ड कल्चरल थेफ्ट, कल्चरल थेफ्ट हो रहा है, ठीक है। प्राडा सेल्स देसी कोल्हापुरी स्टाइल चप्पल्स फॉर ओवर स्टैगरिंग 1 लाख रुपए से ज्यादा उसकी प्राइसिंग की थी, और इन चप्पलों की प्राइसिंग उन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा की थी। अब सोचिए आप कोल्हापुरी चप्पल ले रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होगा, 1000 रुपए के अंदर शायद मिल जाएगा, लेकिन आप उसको, प्राडा ने उसको रीब्रांडिंग किया, कॉलोनियल रीब्रांडिंग किया, उसको नया टैग दे दिया। इट वाज सिमिलरली टू कोल्हापुरी चप्पल, सेम डिजाइन, सब कुछ वैसे ही है, बस अपना ब्रांड टैग लगा दिया और रीब्रांडिंग करके नाउ दे आर मेकिंग और मिंटिंग मनी बाय सेलिंग देम एट अ स्टैगरिंग प्राइस ऑफ 1 पॉइंट समथिंग लाख रुपीस। तो ये क्या है, ये सिंपली क्या कर रहे हैं, अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं, और ओरिजिनल सोर्स जो है उसको बिल्कुल भी कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिल चुका है 2019 में। ओके, नाउ अब इसी के अराउंड, अब ये भी जो केस है, ये भी हमारा कल्चरल एप्रोप्रिएशन का ही केस है, याद रखिए, ये भी हमारा केस है कल्चरल एप्रोप्रिएशन का। अब हम लोग बात करते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन, बेसिकली एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं, कल्चरल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, कल्चरल एप्रोप्रिएशन रेफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ एलिमेंट्स, एडॉप्शन ऑफ सर्टेन ट्रेड्स और एलिमेंट्स फ्रॉम वन कल्चर बाय मेंबर ऑफ अनदर, ऑफन in a way that is exploitative, disrespectful, commodify the original culture। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोमिनेटिंग कल्चर और यू कैन से माइनॉरिटी कल्चर। तो डोमिनेटिंग कल्चर यहां से कल्चर ट्रेड पिकअप कर लेता है, ठीक है, और उनका बेसिकली एम यही होता है कि हम कैसे पैसे बनाए, कमोडिफाई करें, या अपने ब्रांड को कैसे उसकी इमेज अच्छी करें, ठीक है। एंड इट इज मोस्टली एक्सप्लॉइटेटिव बिकॉज वो कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, राइट। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, कल्चरल एप्रोप्रिएशन के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं और बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स। हम लोग कुछ यहाँ पे कल्चरल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जो डोमिनेटिंग कल्चर हो कुछ कल्चरल एलिमेंट्स को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। पावर इम्बैलेंस, देयर इज ऑलवेज अ पावर डायनेमिक्स वर्किंग। तो यहां पे हमेशा आप देखेंगे पावर डायनेमिक्स होता है, पावर डायनेमिक्स। तभी तो हम लोग बोलते हैं डोमिनेटिंग कल्चर एज वेल एज माइनॉरिटी कल्चर, या मेजॉरिटी कल्चर माइनॉरिटी कल्चर, ऐसे बोलते हैं। तो एक कल्चर है जो कि बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल है, और वही है जो दूसरे वीक कल्चर से कल्चरल ट्रेड्स उठा रहा है। तभी हम लोग बात करते हैं दिस इज ऑलवेज कॉल्ड पावर डायनेमिक्स दैट इज वर्किंग। अब क्या है, प्रॉफिट विदाउट कॉन्सेंट, बिकॉज एप्रोप्रिएशन हो रहा है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है कि एलिमेंट्स तो ले रहे हैं
बट कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं आप साथ में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट विदाउट कॉन्सेंट। अब इसके रीजंस क्या है, देखिए रीजंस बहुत सिंपल है, जीआई टैग इश्यूज। अभी हम लोग आगे देखेंगे जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इश्यूज क्या होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो होते हैं जिनको ये जीआई टैग मिलता है, ये बेसिकली टेरिटोरियल होते हैं, टेरिटोरियल, ठीक है। अब अगर ये टेरिटोरियल होते हैं तो जहां पे भी, जिस नेशन में भी बेसिकली इनको जीआई टैग मिला होता है, सिर्फ उसी नेशन में, उसी पर्टिकुलर एरिया में इनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऐसा नहीं कि अगर जीआई टैग मिल गया है तो पैन वर्ल्ड लेवल पे इनको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। जहां पे हम लोग बात करें कि ऐसा कोई कल्चरल ट्रेट या फिर हम लोग बात करें ऐसा कोई पर्टिकुलर थिंग जिसका स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, काइंड ऑफ अ कलेक्टिव कल्चर या कलेक्टिव हेरिटेज की बात करते हैं, कलेक्टिव हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रॉपर लॉ नहीं है, ठीक है। तो कलेक्टिव हेरिटेज को या कलेक्टिव राइट्स को बचाने के लिए हमारे पास कोई इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क नहीं है, ओके। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केट प्लेस लूपहोल्स। देखिए डिजिटल मार्केट प्लेस लूपहोल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि सपोज हम लोग कोल्हापुरी चप्पल का ही केस ले लें, तो इसकी बहुत सी कॉपीज बन जाएंगे, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बन जाएगी, और धड़ल्ले से बिना किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के वो डिजिटल मार्केट प्लेस में बिक रहे हैं, और लोग ये सोच के खरीद रहे हैं कि वो कोल्हापुरी चप्पल खरीद रहे हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो कोई उसका फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, बिकॉज वो ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई और इंपर्सनेट कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और उसको एज अ कोल्हापुरी चप्पल डिजिटल मार्केट प्लेस में उसको बेच रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ पीपल, सपोज हम लोग कोल्हापुरी चप्पल का एग्जांपल लें, इसमें जितने भी लोग हैं दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दे लैक बेसिक एजुकेशन। उनको सिर्फ ये स्किल ही आती है कि कोल्हापुरी चप्पल कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। अब उनको ना डिजिटल अवेयरनेस है, ठीक है, ना ही उनको ये पता है कि कोई उनको जीआई टैग मिला हुआ है, और प्लस ये भी नहीं पता है कि भाई कौन है जो उनका उन्हीं के पर्टिकुलर चप्पल का फर्स्ट कॉपी करके बेच रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या लॉ है जिसके तहत वो कोई रेमेडी सीक कर सकते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज ऑफ विच जो कल्चरल एप्रोप्रिएशन हो रहा है, ये जो हम लोग प्राडा की कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, उसमें हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं, देखिए पहले भी कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन के केसेस हो चुके हैं, ये कुछ केस स्टडीज हैं, राइट, कुछ केस स्टडीज हैं, बहुत ही सिंपल है, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। जैसे कि बासमती राइस का केस हुआ था 1997 में, तो एक पर्टिकुलर कंपनी थी रिसिटेक, यूएस बेस्ड कंपनी। अब ये देखिए, इट ग्रांट US based company was granted a patent for novel lines and grains of basmati rice, बट आपको पता है बासमती राइस हैज प्रॉपर GI टैग इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है कि बासमती राइस इज नोन फॉर इट्स फ्लेवर्स, इट्स एरोमा, राइट, उसके टेक्सचर कैसा होता है। तो आफ्टर लीगल इंटरवेंशन बाय द इंडियन अथॉरिटीज द पेटेंट वाज इवेंचुअली नलिफाइड, ओके, इवेंचुअली नलिफाइड। सिमिलरली टर्मरिक, अब देखिए टर्मरिक का पेटेंट भी दिया गया था 1995 में, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी वाज ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर टर्मरिक वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है कि आपको याद होगा देसी दादी जी का, नानी जी का नुस्खा कि चोट लगी है तो उस पर हल्दी लगा लो, ठीक है। तो वही जो हमारी जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसको एक पेटेंट दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को, यूज डीपली एम्बेडेड इन इंडियन आयुर्वेदा, और इंडियन आयुर्वेदा में टर्मरिक के सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही ब्रीफली मेंशन्ड है, डिटेल में मेंशन है। इंडिया सक्सेसफुली चैलेंज्ड एंड रिवोक द पेटेंट, यहां पे भी इंडिया वाज सक्सेसफुल इन रिवोकिंग द पेटेंट, तो उन्होंने कैंसिल करवा दिया था पेटेंट को। लास्ट देखिए नीम का पेटेंट, नीम का पेटेंट यहां पे क्या, नीम बेस्ड एंटी फंगल पेटेंट ग्रांटेड टू अ यूएस एजेंसी एंड अ मल्टीनेशनल फर्म वाज रिवोक्ड, फिर से वो कैंसिल हुआ by the European Patent Office after evidence of traditional Indian knowledge was submitted। तो आप ये जितने भी केस देखे रहे हैं ना, स्पेशली टर्मरिक, नीम, ये क्या है, कॉलोनियल रीब्रांडिंग है, ठीक है। कोई नॉलेज किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी कल्चर से या फिर सबऑर्डिनेट कल्चर से ले लिया और उसको अपने ही कल्चर का पार्ट बता के उसको रीब्रांडिंग करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइंग टू गेट एन इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन का।
अब हम लोग बात करते हैं कुछ जीआई टैग्स की। जीआई टैग्स वैसे तो बहुत ही इट्स अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बट हम लोग ब्रीफली में देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या है ऑफ गुड्स रेफर्स टू अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर आप जीआई टैग की बात करेंगे तो ये कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, ये कलेक्टिव राइट्स हैं कि पर्टिकुलर कोई भी रीजन से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर सकता। और हमारे इंडिया में इस समय अराउंड 600 प्लस जीआई टैग्स अलॉटेड हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स की बात कर सकते हैं, बासमती राइस की बात कर सकते हैं, कांचीपुरम सिल्क की बात कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत से जीआई टैग्स अलॉटेड है, बट याद रखिए ये एक पर्टिकुलर एरिया को अलॉटेड है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी राइट, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग पेटेंट, ट्रेडमार्क इन सब की बात करते हैं, कॉपीराइट ये इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, अनलाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइक कॉपीराइट्स। सिग्निफिकेंस क्या है? जीआई टैग्स हेल्प प्रिजर्व अ कल्चरल हेरिटेज। कोई भी कल्चर हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। प्रोमोट अ रूरल लाइवलीहुड, देखिए प्रोमोट अ रूरल लाइवलीहुड, तो एक ये हो गया हेल्प, दूसरा हो गया हमारा ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एंड इनेबल्स मार्केट एक्सेस फॉर द इंडिजीनियस कम्युनिटीज। तो बेसिकली 3 पॉजिटिव्स यहां पे दिए गए हैं एज फार एज सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई इज कंसर्न्ड। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इन इंडिया में? इन इंडिया जीआई रजिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स at 1999 in force since 2003 and managed by the DPIIT Ministry of Commerce। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल लीगल बैकिंग में देखा है तो जीआई राइट्स है सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ओके, तो हम लोग बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रिप्स एग्रीमेंट, पेरिस कन्वेंशन, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ का जो टॉपिक है वो कल्चरल एप्रोप्रिएशन का, तो वी नॉट गोइंग टू मच ऑफ डिटेल इनटू दिस थिंग्स। अब देखिए हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कैन अ जीआई टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग जब बात करते हैं कोल्हापुरी चप्पल की तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है, बट स्टिल क्या हम लोग कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन को रोक सकते हैं? द आंसर इज बेसिकली स्ट्रिक्ट नो। रीजन क्या है कि जो जीआई टैग है, जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज टेरिटोरियल, इट इज टेरिटोरियल। तो अगर इंडिया में इसको जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैन वर्ल्ड लेवल पे जीआई टैग रेलेवेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और प्लस अगर आप देखें यहां पे कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन की बात करें, ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है हमारे पास कि यहां पे अगर इंडिया में जीआई टैग रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर दूसरे नेशन में भी जीआई टैग रजिस्टर्ड होगा। इनफैक्ट ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हमको बनाना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई अ जीआई टैग कैन नॉट प्रिवेंट अ कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन। स्पेशली अगर इंडिया में कोई जीआई टैग मिला है तो फॉरेन की ब्रांड है उसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, and why are the traditional crafts hard to protect under the existing IP framework? देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम सपोज कोई जीआई टैग देते हैं, ठीक है, अब जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक कम्युनिटी राइट है, कम्युनिटी राइट से अब आप कोई भी इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे आप पेटेंट की बात करें, चाहे आप कॉपीराइट की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? ये सारे इंडिविजुअल राइट्स हैं। याद रखिए ये सारे इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो यहां पे यू नो द सोर्स ऑफ इन्वेंशन, सोर्स ऑफ डिस्कवरी, आपको सब पता है कि कौन किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट किया है। तो यू हैव प्रॉपर यहां पे लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू उनको पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क्स उनको अलॉटेड किया जाता है। लेकिन यहां पे कम्युनिटी राइट है जो कि जनरेशन ऑन जनरेशन पास होता है। वो भी जनरेशन जनरेशन जब हम लोग पास करते हैं, ये जो पासिंग होती है जनरेशन ऑन जनरेशन, दीज आर ऑल पास्ड ओरली, इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। अब अगर इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो आप कैसे किसी को एक जीआई टैग किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दे सकते हैं? एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए इट इज अ कम्युनिटी राइट, एंड सिंस इट इज अ कम्युनिटी राइट तो यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अ जीआई बेस्ड प्रोडक्ट इन अ फॉरेन लैंड। ओके, और ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है हमारे ट्रिप्स एग्रीमेंट में या फिर WTO में, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम लोग अपने जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको बचा पाएंगे।
ठीक है, कल्चरल एप्रोप्रिएशन से चीजों को बचा पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, परपिचुएट सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी। सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी क्यों है? रीजन क्या है कि डोमिनेंट जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, दे सिंपली नो कि हम लोग क्या है कि किसी पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेट को हम लोग अप्रोप्रिएट कर लेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज दे हैव दिस एथनोसेंट्रिक बायसनेस। कि हमारा एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली होता क्या है कि वेस्टर्न पीपल थिंक्स दैट देयर कल्चर इज सुपीरियर। एथनोसेंट्रिक बायसनेस मतलब सोचता है आदमी कि मेरा कल्चर बेस्ट है, दूसरे कल्चर खराब है, right? So they have this attitude, and because of this ethnocentric bias, they believe that they are superior. अब superior है तो इससे क्या है? इस perpetuate inequality. रीजन क्या है कि आप सिंपली कल्चरल ट्रेड को इम्बाइब कर रहे हो, बट उसका कोई बेनिफिट, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट आप पास ऑन नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पावर डायनेमिक्स वर्क कर रही है, पावर डायनेमिक्स वर्क कर रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी जो कि परपिचुएट हो रही है एट एन इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्ट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। कैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस डिस्टॉर्ट हो रहा है? जिस भी कल्चरल ट्रेट को हम कोई भी जो सोसाइटी जो कल्चरल ट्रेट को इम्बाइब कर रहा है, अप्रोप्रिएट कर रहा है, वो उसके रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, उसके रिच कंटेक्चुअल हिस्ट्री को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है, तो इट इज ऑटोमेटिकली इट इज डिस्टॉर्टिंग द कल्चरल सिग्निफिकेंस। जैसे मैं मंगलसूत्र की भी बात कर रहा था, तो जो इटालियन ब्रांड है दे वर सिंपली शोकेसिंग द ज्वेलरी, पर वो मंगलसूत्र का कितना कल्चरल सिग्निफिकेंस है इन हिंदू सोसाइटी, वो चीज पूरी कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुकी है। ऐसे एग्जांपल में समझिए। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। देखिए सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में पहली बात तो अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो जो भी कम्युनिटी है जहां से वो कल्चरल ट्रेड ओरिजिनेट हो रहा है उसको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि काफ्तान, गुच्ची जो काफ्तान बेच रहा है 1.2 लाख में, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उस कम्युनिटी को जाना चाहिए इंडिया में जो कि बेसिकली इसमें एक्सपर्टीज है, ट्रेडिशन जो फॉलो करते आ रही है ईयर्स ऑन ईयर्स, तो उनको भी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? जैसे कि हम लोग प्राडा की कंट्रोवर्सी बात करते, कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहे थे, ठीक है, जो 1000 में मिल जाती है वो 1.2 लाख में बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ग्लोबल ब्रांड, ठीक है, प्राडा। इसी तरह सोशल सिग्निफिकेंस, इसमें क्या हो रहा है कि सोशल कॉन्सिक्वेंस भी आ रहा है। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो अपने पसंदीदा कल्चरल ट्रेड को उठा रहे हैं, ठीक है, उसको शोकेस कर रहे हैं और अपनी इमेज को बढ़ा रहे हैं कि देखिए वी आर इनटू इनोवेशन, हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, तो अपनी इमेज को रीब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी इमेज को बढ़ा रहे हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिनको असली क्रेडिट मिलना चाहिए वो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको बिल्कुल भूला जा चुका है। लीड्स आउट टू कल्चरल इरोजन एंड होमोजेनाइजेशन। अगर हम लोग कल्चरल रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कल्चर तो इरोड हो जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रेड का। अगर हम लोग बात ही नहीं करेंगे कोल्हापुरी चप्पल का, हम लोग जो प्राडा जो चप्पल बेचा, अगर हम लोग उसका इसेंस नहीं देख रहे हैं कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कोल्हापुरी चप्पल, तो अल्टीमेटली प्राडा विल कीप ऑन सेलिंग चप्पल्स विच इज रिजेंबलिंग कोल्हापुरी चप्पल्स। तो फिर उससे क्या होगा? कल्चर इरोड हो जाएगा, उसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी तरह खत्म ही हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि प्राडा नहीं नया इन्वेंशन करके रखा हुआ है, और इससे क्या होगा कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? आप देखिए कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हर जगह कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है। तभी आप देखिए कि यहाँ पे फुटवेयर का स्टाइल अलग है, किसी और नेशन फुटवेयर का स्टाइल अलग है, यहाँ पे फूडिंग हैबिट्स अलग है, वहां पे फूडिंग किसी और नेशन फूडिंग हैबिट्स अलग है। अब सपोज हम लोग बात कर रहे हैं कि पैन वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बात करें क्रिकेट इज लव्ड या फुटबॉल इज लव्ड फॉर दैट मैटर। अब फुटबॉल हर जगह बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम लोग उसी को यहाँ पे इंपोर्ट करें और इसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो फिर यहाँ का जो स्पोर्ट्स में डाइवर्सिटी है लाइक कबड्डी, हॉकी, वो लोग उसको भूल जाएंगे, राइट? जैसे हम लोग बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स आ गए तो मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो गई है, तो अब क्या हो रहा है? लोग बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, तो सिमिलर फूडिंग हैबिट्स हो जाएगी, सिमिलर हैबिट्स विथ रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, सिमिलर हैबिट्स विथ रेस्पेक्ट टू ड्रेसिंग पैटर्न। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन, तो डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे डैमेज कल्चरल आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम। अगर आप, हम लोग जो कल्चर की बात करते हैं, तो अगर आप जहां से भी कल्चर ट्रेड उठा रहे हैं उसको अगर आप कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो व्हाट हैपेंस? देखिए कल्चर क्या होता है? कल्चर आपका वे ऑफ लिविंग होता है।
तो वे ऑफ लिविंग इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग यू, आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उन ग्रुप ऑफ पीपल का कल्चर सेम होगा, और अगर कल्चर सेम होगा तभी दे विल बी एबल टू लिव हार्मोनियसली, ठीक है, हार्मनी में रहेंगे आपस में, क्योंकि उनका कल्चर एक है। और कल्चर एक है तो वो उनका आइडेंटिटी की तरह भी काम करता है कि अच्छा आप उस ग्रुप के पार्ट हैं क्योंकि आपका ड्रेसिंग पैटर्न ऐसा है, ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप इंडियन हैं, ओके, आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप अमेरिकन हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग उस ट्रेड को बिल्कुल उसका ओरिजिन भूल जाएंगे तो कल्चरल आइडेंटिटी, हमें हमारा क्रेडिट नहीं मिल रहा है। मैं कोल्हापुरी चप्पल बना रहा हूं लेकिन मुझे उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, मेरा कल्चर जो आइडेंटिटी है, मेरा आइडेंटिटी तो यही है भाई कि मैं स्पेशलाइज करता हूं, जनरेशन में कोल्हापुरी चप्पल बनाते आ रहे हैं, तो हमारी आइडेंटिटी ही खतरे में आ जाएगी। और इट विल ऑल्सो हर्ट आवर सेल्फ स्टीम, इट विल ऑल्सो हर्ट आवर सेल्फ स्टीम, कि हमारी एक्सपर्टीज थी लेकिन हमारे एक्सपर्टीज को किसी और ने बोल दिया कि वो उनकी हेरिटेज है, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट माई सेल्फ स्टीम एंड इट क्रिएट्स डबल स्टैंडर्ड्स। देखिए मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी कुछ स्लाइड्स पहले जहां पे व्हाइट वुमेन वाज वेयरिंग अ टर्बन। अब यही अगर इंडियन मैन वाज वेयरिंग अ टर्बन एंड वाज इन अ फॉरेन लैंड तो उसके अगेंस्ट शायद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता, राइट। तो लेकिन यही सेम कल्चरल ट्रेड दैट इज टर्बन अब व्हाइट फीमेल को पहना के उसको शोकेस किया जा रहा है किसी फैशन शो में। तो क्या है, कल्चरल ट्रेड तो सेम है, बस ये कि दो अलग अलग कम्युनिटी पहने हुए हैं। तो जो डोमिनेटिंग कल्चर है उसमें अगर वो कल्चरल ट्रेट है तो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन वही ओरिजिनल कल्चरल ट्रेट अगर आपके अपने ओरिजिनल सोसाइटी में है तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग हेयर स्टाइल की ही बात करें तो यहां पे जैसे ड्रेड लॉक्स जब हम लोग बात करते हैं ना कि अगर बीट्स टाइप्स जो बाल होते हैं, ठीक है, जो बीट्स टाइप बालों की डिजाइन होती है, तो अगर वो बीट्स टाइप बालों की डिजाइन अगर कोई वाइट अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट करे तो उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करेंगे। लेकिन यही अगर बीट्स टाइप बालों की स्टाइल कोई ब्लैक करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा ऑस्ट्रासाइज करेंगे, उसको ह्यूमिलेट करेंगे। इट इज लाइक दैट। सो इट इज सेम कल्चरल ट्रेट बट प्रैक्टिस बाय टू डिफरेंट कम्युनिटी, तो इससे क्या डबल स्टैंडर्ड्स दिखता है, राइट। सो दैट इज वाई कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन बहुत ही गलत सिग्नल देता है, ठीक है। दे शुड नॉट बी कल्चरल एप्रोप्रिएशन, और कल्चरल एप्रोप्रिएशन गलत सेंस में हो रहा तो कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन भी इसलिए लोग बोल सकते हैं, इसको कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन कभी कभी बोला जाता है। बट ये है कि आपको क्रेडिट जरूर देना है, क्रेडिट आपको जरूर देना है, राइट। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है। अगर आप देखेंगे तो नेगोशिएशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप ऐसे नेगोशिएट करिए, राइट, सो दैट कोई भी कम्युनिटी राइट्स जैसे कि जीआई टैग के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों। अगर सपोज इंडिया में कोई जीआई टैग, यहां पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है तो दे शुड बी अ प्रोविजन कि दूसरे नेशन में भी जहां से स्पेशली हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं या फिर यूएन के थ्रू या फिर डब्ल्यूटीए के थ्रू या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एफटीए के थ्रू, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू दूसरे नेशन पे भी वो जीआई टैग रजिस्टर्ड होना चाहिए सो दैट इट कैन नॉट बी मिस एप्रोप्रिएटेड, ओके। देन यहां पे देखिए क्या है, रिक्वायर प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली आप इसको बोल सकते हैं एथिकल लाइन में भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे एथिकल लाइंस का एक पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं कि एक प्रैक्टिस, एक मैंडेट होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम में कि जब भी आप कोई कल्चरल ट्रेट ले रहे हो किसी भी सोसाइटी से तो वहां पे आपको क्रेडिट देना चाहिए कि ये कल्चरल ट्रेट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो अगर ऐसा मैंडेट रहेगा तो आप सोचिए इससे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जहां से कल्चरल ट्रेड लिया गया है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उसको शोकेस किया गया है। जस्ट लाइक कोल्हापुरी चप्पल आई वाज टॉकिंग अबाउट, जस्ट लाइक काफ्तान आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। देन यूज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। आप इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर नेशन में है तो मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि दूसरे नेशन में भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स वहां पे बने उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सो दैट नो नेशन कुड मिसयूज। जैसे कि इटली, अभी प्राडा की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कैसे दीज यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न नेशंस, दे आर यूजिंग आवर ओन कल्चरल ट्रेड एंड गेनिंग लॉट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ इट। देन कस्टमर्स पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड शॉप माइंडफुली। आप पहले देखिए कि ऑथेंटिक सोर्सेज से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप कोई ड्रेस खरीद रहे हैं किसी
जीआई टैग के हिसाब से, जैसे कि आप सपोज कोई कांचीपुरम सिल्क खरीद रहे हैं, कोल्हापुरी चप्पल खरीद रहे हैं, काफ्तान खरीद रहे हैं, तो क्या वो जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कोई रूल जरूर होना चाहिए. एंड दे शुड डू ऑल द रिसर्च, देन ओनली दे शुड शॉप माइंडफुली. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ द कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द ऑथेंटिक क्रिएटर्स. ठीक है, ऑथेंटिक क्रिएटर्स, वहीं से आप शॉपिंग करिए, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करे. ओके, एंड देन इंप्लीमेंट एथिकल पॉलिसीज. Certain ethical policies should be implemented so that the genuine source of any particular cultural trait is recognized and they gain all the benefit out of it. ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि शुड एक्ट एज अ सॉल्यूशन. एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें कल्चरल एप्रोप्रिएशन की, there is no harm. I don't know why the people think they simply just make a first copy और उसको बस मार्केट करके रहते हैं. See, the beauty of human race lies in the cultural exchange of ideas and beliefs and everything. और इसी तरह कल्चरल जो सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, और सॉरी फॉर दैट मैटर ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो लगातार ग्रो करती रहती है. सो देयर इज नो हार्म इन रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ कल्चरल ट्रेड, कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है. अगर हम लोग खुद अवेयर होके किसी भी कल्चरल ट्रेड का सोर्स अपने आप उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसको एक्नॉलेज करेंगे, and that's where I think the best of humanity lies, right? So this will be all for today's session. If you want to follow me, this is my Telegram channel. So thank you and all the best.